नमस्कार। आज हम लोग सुमित्रा नंदन पंत की एक प्रसिद्ध कविता नौका विहार का अर्थ देखेंगे। नौका विहार कविता पंत जी ने 1932 ईस्वी में लिखी थी और इस कविता को उन्होंने गुंजन नाम के काव्य संग्रह में संग्रहित किया था। यह कविता प्रतापगढ़ जिले में कालाकांकर नाम का जो रजवाड़ा था, उसके राजभवन में रहते हुए पंत जी ने लिखी थी। कालाकांकर के राजभवन का जिक्र भी इस कविता में मिलता है। इस कविता के माध्यम से पंत जी ने जीवन के क्रम को समझाने का प्रयास किया है। यह नौका विहार वस्तुतः मनुष्य के जीवन की यात्रा की तरह है। हम लोग कविता देखते हैं। कविता शुरू होती है, शांत स्निग्ध ज्योत्स्ना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भूतल, सैकत शय्या पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल, शशिमुख से दीपित मृदु करतल, लहरे उर पर कोमल कुंथल, गोरे अंगों पर सिहर सिहर, लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर, साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशिकी रेशमी विभा से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। इस तरह से एक टुकड़ा पूरा होता है और इस कविता में इस तरह से आगे कई टुकड़े हैं। कुल मिलाकर इसमें 6 टुकड़े हैं। 6 टुकड़े में यह कविता पूरी होती है। हम लोग पहले अंश का अर्थ देखें। पंत जी ने जिक्र किया है कि वे मित्रों के साथ एक नाव लेकर गंगा में घूमने के लिए निकलते हैं। तो नाव पर वे बैठे हुए हैं। गंगा नदी की धारा में नाव उतरी हुई है। रात का समय है, चांदनी रात है। वातावरण कैसा लग रहा है, यहाँ से कविता शुरू होती है। ज्योत्सना शांत, स्निग्ध और उज्ज्वल है। मतलब चारों तरफ ज्योत्सना बिखरी हुई है, चांदनी बिखरी हुई है और वह चांदनी शांत भाव से बिखरी हुई है, स्निग्ध भाव से बिखरी हुई है और देखने में उज्ज्वल है, बिल्कुल साफ है, साफ सुथरी चांदनी बिखरी हुई है। अपलक अनंत नीरव भूतल, और यह भूतल धरती वह भी खामोश है, अपलक, जैसे उसकी पलकें नहीं झपक रही हों। माफ कीजिएगा, अपलक अनंत अर्थात आकाश ऐसे देख रहा है जैसे उसकी पलकें नहीं झपक रही हों और धरती बिल्कुल चुपचाप है। अनंत के लिए विशेषण है अपलक और भूतल के लिए विशेषण है नीरव। तो आकाश, चांदनी और धरती, इन तीनों की स्थितियों के बारे में बताते हुए पंत आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि गंगा की धारा बहुत पतली हो गई है। तनवंगी गंगा, तनवंगी पतले दुबले अंगों वाली कोई स्त्री। गंगा को एक दुबले अंगों वाली स्त्री के रूप में पंत जी ने यहाँ बताया है। छायावादी कविता की एक विशेषता बहुत जगह पाई जाती है कि छायावादी कवियों ने प्रकृति में स्त्री को देखा और प्रकृति के उपादानों को उन्होंने वैसे ही चित्रित किया जैसे स्त्री के बारे में चित्रण किया जाता रहा है।
गंगा तनवंगी है, वह गर्मी से विरल हो गई है, ग्रीष्म विरल। गर्मी के कारण उसकी धारा पतली हो गई है। जैसे गर्मी के कारण कोई दुबला हो जाए, वैसे ही गंगा गर्मी की ऋतु में तनवंगी हो गई है, विरल हो गई है। और वह गंगा की सैकत अर्थात रेती, सफ़ेद बालू के शैया पर, बिछावन पर वह लेटी हुई है। वह किस रंग की है? दुग्ध धवल। ऐसा लगता है जैसे दूध की तरह सफ़ेद गंगा अपनी पतली धारा के रूप में रेती पर, गंगा की रेती पर सोई हुई है। वह लेटी है, वह श्रांत थकी हुई सी है, क्लांत थकी हुई सी है, निश्चल है, उसमें कोई चंचलता नहीं है, कोई गति नहीं है। धीमी गति से गंगा की पतली धारा बह रही है। तापस बाला, जैसे तपस्या करने से किसी का व्यक्तित्व दुबला हो जाता है और निखर भी जाता है, यह गंगा तपस्या करने वाली किसी युवती की तरह, लड़की की तरह दिखाई पड़ रही है। वह गंगा पानी कम होने के बावजूद निर्मल नजर आ रही है। गंगा निर्मल, शशि मुख से दीपित मृदुकरतल, और उसकी धारा में चांद दिखाई पड़ रहा है। ऐसा लगता है जैसे वह चांद कोई और न हो, गंगा का मुख हो, शशि मुख। चांद की परछाई गंगा में पड़ रही है, और कभी कभी यूं लगता है जैसे वह चांद की परछाई न हो, गंगा का मुख हो, गंगा का चेहरा हो। दीपित मृदुकरतल, और जो छोटी छोटी लहरें उठ रही हैं, उन लहरों के बीच में चांद की परछाई ऐसे दिखाई पड़ती है जैसे कोमल करतल में कोई अपना चेहरा रखकर लेटा हुआ हो। लहरें करतल की तरह हैं, कोमल करतल की तरह, हथेली की तरह, और यूं लगता है जैसे चमकता हुआ एक चेहरा उसी युवती की हथेली पर रखकर वह लेटी हुई हो। लहरे उर पर कोमल कुंतल, और लहरें उठ रही हैं, बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, जैसे गंगा के की छाती पर, गंगा के हृदय स्थल पर, गंगा के वक्षस्थल पर जैसे कोमल बाल, लंबे बाल लहरा रहे हों। कुंतल, लंबे बाल, स्त्री के बाल, जैसे कोमल बाल लहरा रहे हों उसकी छाती पर, लहरें ऐसी दिखाई पड़ रही हैं। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार, तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर। अगला दृश्य, उसी धारा के बीच पंत यह दिखाना चाह रहे हैं कि नीलांबर, नीला अंबर, नीला आकाश ऐसे दिखाई पड़ता है गंगा की उस धारा में कि जैसे उसका चंचल आंचल हो, नीले रंग का आंचल हो। आकाश की परछाई गंगा में पड़ रही है, और गंगा में छोटी छोटी लहरें उठ रही हैं गंगा की धारा के साथ। तो यूं लगता है जैसे नीले रंग का लहराता आंचल हो उस स्त्री का। तो चंचल आंचल नीलांबर की तरह दिखाई पड़ रहा है, और वह गंगा के गोरे अंगों पर सिहर सिहर कर, लहर लहर कर, तरल तार की तरह सुंदर दिखाई देता हुआ लहरा रहा है। मतलब यह कि आकाश की परछाई गंगा की धारा में
यूं बल खा रही हैं जैसे किसी युवती के शरीर पर उसका चंचल आंचल हवा से लहराता है। साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशिकी रेशमी विभा से भर सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। फिर से लहरों की बात करते हैं पंत जी और कहते हैं कि लहरें कभी कभी ऐसी लग रही हैं जैसे गंगा रूपी स्त्री ने साड़ी पहन रखी हो और साड़ी की जो सिकुड़न होती है, साड़ी में जो तह होती है, साड़ी में जो चुन दी जाती है, साड़ी की सिकुड़न की तरह वे लहरें कभी कभी दिखाई पड़ती हैं। और वह साड़ी कैसी है? तो पंत जी कहते हैं कि शशि की रेशमी विभा से भरी हुई साड़ी है। चांद की रेशमी चमक उस साड़ी पर नजर आ रही है, मतलब चांदनी पड़ रही है और लहरें चमक रही हैं। लहरों में गति है, लहरों में रूप का परिवर्तन है और चांदनी उस पर पड़ रही है तो चमकती हुई लहरें दिखाई पड़ रही हैं। इस तरह का पहला दृश्य पंत जी ने नौका विहार में रखा और फिर वे उस नौका से हुई यात्रा का अगला विवरण देते हैं कि चांदनी रात का प्रथम प्रहर हम चले नाव लेकर सत्वर। चांदनी रात थी और पहला प्रहर था। रात का पहला प्रहर शाम 6 बजे से 9 बजे रात तक का माना जाता है। तो हम मान लें कि 8-9 बजे जब चांदनी पूरी तरह से खिल गई होगी, पंत जी अपने मित्रों के साथ नौका विहार के लिए निकले तो चांदनी रात का वह पहला प्रहर था। हम चले नाव लेकर सत्वर, हम लोग शीघ्रतापूर्वक नाव लेकर गंगा में चल पड़े। आगे क्या दृश्य दिखाई पड़ा? तो सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। गंगा की रेती कहीं कहीं ऐसा आकार प्राप्त किए हुए थी किनारे, जैसे लगता था कि मुंह खोले हुए सीपी पड़ी हुई हो। सस्मित सीपी, सस्मित हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। जब हंसेंगे तो होंठ खुल जाएंगे। रेती ऐसी लग रही थी कि जैसे मुंह खोले हुए मुस्कुराती हुई सीपी पड़ी हुई हो। और सीपी में तो मोती होता है। अब यहाँ मोती तो है नहीं, तो पंत जी कहते हैं कि उस पर पड़ती हुई चांदनी ऐसी लग रही थी कि जैसे मोती चमक रहा हो। तो रेती कहीं कहीं मुंह खोले हुए सीपी की तरह दिखाई पड़ रही थी और उसमें पड़ती हुई चांदनी मोती की तरह चमक रही थी। लो पालें चढ़ी उठा लंगर। अब नाव चलाने वालों ने पालें चढ़ा दी। नाव को गति देने के लिए जो मोटा कपड़ा लगाया जाता है जिससे हवा का दबाव मिले और नाव आगे की तरफ बढ़ चले, और लंगर भी उठा लिया गया जिसे नाव को बांध दिया जाता है ताकि नाव किनारे पर रहे। तो लंगर उठा लिया गया और पालें चढ़ा दी गई। अब यात्रा के लिए यह मित्र मंडली तैयार हो गई। मृदुमंद मंद मंथर मंथर लघुतरणी हंसनी सी सुंदर तिर रही खोल पालों के पर। अत्यंत प्रसिद्ध टुकड़ा है यह, पंक्ति है यह। अर्थ सामान्य ही है, लेकिन जो यहाँ काव्य पंक्ति गढ़ी गई है यह बहुत सुंदर पंक्ति गढ़ी गई है और छायावादी कविता की अच्छी पंक्तियों में से एक पंक्ति यह मानी जाती है।
पंत जी कह रहे हैं कि लघु तरणी माने छोटी नौका, हंसिनी सी सुंदर। हंस का स्त्रीलिंग रूप है हंसिनी। हंसिनी के समान सुंदर थी वह। तिर रही, वह तैर रही है। जैसे हंसनी तैरती है वैसे ही यह छोटी नौका गंगा की धारा में तैरने लगी। पालों के पर खोल कर हंसनी तैरेगी तो पंखों को खोलेगी। इस नौका ने जो मोटे कपड़े से लगे हुए पाल थे उन पालों को पंखों की तरह खोल दिया। और शुरू में वो लिखते हैं कि नाव जब चली हंसनी की तरह तो कैसे चली, तो कहा मृदु मंद मंद, कोमलता से चली। मंद मंद चली, धीरे धीरे चली, मंथर मंथर चली, धीमी धीमी गति से चली। मृदु, मंद मंद, मंथर मंथर, कोमलता और धीमी गति के लिए आए हुए शब्द हैं। पंत जी ने बहुत सुंदरता से इन शब्दों को यहाँ पर पिरोया है। निश्चल जल के शुचि दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर। पानी में ज्यादा गति नहीं है, लहरें भी बहुत छोटी हैं और किनारे की तरफ, तट की तरफ पानी लगभग ठहरा हुआ मालूम पड़ रहा है। धारा बीच में है। निश्चल जल, गति नहीं है पानी में, निश्चल है, ठहरा हुआ पानी जैसे। लेकिन पानी एकदम साफ है, शुचि दर्पण की तरह, साफ सुथरे आईने की तरह। और उनमें रजत पुलिन, चांदी की तरह लगने वाले तट, मतलब गंगा की रेती सफेद है, उस पर चांदनी पड़ रही है। तो कुल मिलाकर गंगा का किनारा चमक रहा है चांदी के रंग में। पुलिन मतलब किनारा। गंगा का ऊंचा किनारा पानी में छाया बनकर भी दिखाई पड़ रहा है। तो तटों की ऊंचाई और बनी हुई छाया, वो दोनों मिलकर दूर से यूं नजर आ रहे हैं कि जैसे तट 2 गुना ऊंचा हो। इसलिए लिखा कि दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर। थोड़ी देर के लिए वे 2 गुना ऊंचे नजर आते हैं, क्योंकि छाया को भी जोड़कर वो साथ साथ ऊंचाई दिखाई पड़ रही है। या जब थोड़ी देर के लिए दृष्टि भ्रम हुआ, उससे जो सौंदर्य उत्पन्न हुआ, पंत जी उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। अब काला कांकर का राजभवन भी पानी में दिखाई पड़ रहा है, परछाई की तरह सोया हुआ है। रात हो गई है, राजभवन शांत है, कोई गति नहीं है वहां। लोग सो चुके हैं, आराम कर रहे हैं। तो वह राजभवन भी पानी में, नदी के पानी में जैसे निश्चिंत होकर प्रमन पूरे मन के साथ सोया हुआ हो। पलकों पर वैभव स्वप्न सखन। और वह राजभवन रात के उस वातावरण में लगता है कि सोया हुआ है, लेकिन यह भी लगता है कि उसकी पलकों पर वैभवशाली स्वप्न सघन रूप से विचरण कर रहे हैं। पंत जी अगले हिस्से में कुछ और दृश्य रख रहे हैं। नौका से उठती जल हिलोर। जब नौका चली तो पानी में हिलोरें उठी, पानी में हलचल हुई। हिल पड़ते नभ के ओर छोर। और अभी तक जो आकाश उसमें
परछाई की तरह तना हुआ दिखाई पड़ रहा था, परछाई में तना हुआ दिखाई पड़ रहा था। जैसे ही नाव चली और पानी में हलचल हुई तो आकाश की परछाई में भी हलचल हुई और यूं लगा कि जैसे आकाश का ओर छोर सब हिल गया हो। जो अब तक अनंत की तरह नजर आ रहा था वह भी उसमें बिगड़ा बिगड़ा सा इधर उधर होता हुआ सा नजर आ रहा था। मैंने शुरू में ही कहा कि यह कविता नौका यात्रा केवल नहीं है, यह जीवन यात्रा है। इसमें जिस तरह के दृश्य दिखाए गए हैं वे वास्तव में मनुष्य के जीवन के दृश्य हैं। इसी तरह से अच्छी बुरी चीज़ें हमारे जीवन में आती हैं और जाती हैं, सुंदर चीज़ें आती हैं, कुरूप चीज़ें आती हैं। इन सब के साथ हमें अपना जीवन व्यतीत करना होता है। विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर नभ का अंतस्थल। अगला दृश्य यह दिखाई पड़ा। पंत जी कहते हैं कि आकाश में तारे हैं, नभ के अंतस्थल को, नभ के भीतरी हिस्से को, आकाश के अंतःकरण को तारक दल ज्योतित करते हैं। और आकाश की परछाई गंगा की धारा में पड़ रही है, तारों की भी परछाई गंगा की धारा में पड़ रही है। और ऐसा लगता है कि जैसे विस्फारित नयनों से आंखें एकदम पूरी तरह से खोल करके निश्चल भाव से, हिलडुल नहीं रहे हैं ये तारे, निश्चल भाव से ये तारे कुछ खोज रहे हैं आकाश के अंतस्थल में। आकाश के अंतस्थल में जैसे रोशनी जला जला करके, ज्योतित करके, जैसे टॉर्च जलाते हैं वैसे जला जलाकर जैसे आकाश के अंतस्थल में वे खोज रहे हैं। जिनके लघु दीपों को चंचल, अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल। और नदी में उठने वाली लहरें इन तारों को अपने भीतर कभी छिपा लेती हैं, कभी प्रकट कर लेती हैं। ऐसे लगता है जैसे किसी ने पारदर्शी आंचल से दीप को ढक लिया हो। फिर भी दीप नजर तो आएगा ही, क्योंकि आंचल पारदर्शी है। जैसे कोई स्त्री पूजा करने के लिए जा रही हो और दीप को आंचल की ओट करके जा रही हो ताकि दीप बुझे नहीं। कुछ ऐसा ही दृश्य यहाँ दिखाई पड़ता है कि पंत जी संकेत कर रहे हैं कि जिनके लघु दीपों को अंचल की ओट किए लहरें लुक छिप कर पल पल फिर रही हैं। पंत जी गंगा की उन लहरों को देखते हैं और उन्हें लगता है कि लहरें तारे रूपी दीपों को कभी छिपा लेती हैं, कभी प्रकट करती हैं। इस वाक्य के गठन को हम समझें कि जिनके लघु दीपों को, अर्थात ऊपर आया था नभ का अंतस्थल, तो आकाश के लघु दीपों को जो चंचल है, नहीं, लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट की है अविरल। चंचल आंचल में अविरल भाव से छिपाए हुए ये लहरें लुक छिप कर पल पल चल रही हैं। लेकिन सामने शुक्र की छवि झलमल, और सामने पश्चिम दिशा में एक सबसे चमकता हुआ तारा दिखाई पड़ रहा है। वह शुक्र ग्रह है जो सबसे चमकीला होता है। पंत जी उसकी तरफ संकेत कर रहे हैं कि सामने शुक्र की
छवि दिखाई पड़ रही है, झिलमिलाती हुई छवि। पैरती परी सी जल में कल, और उसकी छवि पानी में लहरों में ऐसे तैरती हुई मालूम पड़ रही है जैसे कोई परी जल में खिलवाड़ कर रही हो, कल अर्थात खेल कर रही हो। रूपहरे कचों में हो ओझल, और लहरें जब उठती गिरती हैं तो यूं लगता है कि जैसे कोई परी पानी में तैर रही हो, तो उसके रुपहले लंबे बाल कभी कभी उसके चेहरे को छिपा ले रहे हों। ऐसे ही लहरें शुक्र की झलमल छवि को कभी कभी छिपा ले रही हैं, और यह दृश्य पंत जी को ऐसे लग रहा है जैसे कोई जल परी तैर रही हो। लहरों के घूंघट से झुक झुक, दशमी का शशि निज तिर्यक मुख, दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। दशमी की रात है, अर्थात चांद पूरा गोलाकार नहीं है, थोड़ा सा हिस्सा कटा हुआ है। चांद की यह दशमी की कला है, दशमी तिथि की कला है, शुक्ल पक्ष है। तो दशमी की इस कला को पंत जी ने एक ऐसे सुंदर चेहरे के रूप में दिखाया है जो चेहरा बांकापन लिए हुए है, जो चेहरा तीखापन लिए हुए है, तिर्यक मुख। और सुंदरता के लिए तीखापन आशीर्वाद है। जैसे कोई सुंदर चेहरा अपने को घूंघट में बार बार छिपाए भी और बाहर देखने के लिए घूंघट को हटाए भी, पंत जी ने यहाँ पर मुग्धा नायिका की बात की है। मुग्धा नायिका, नायिका भेद के अनुसार एक ऐसी नायिका जो प्रेम को जानती है, प्रेम के प्रारंभ को अभी जानती है, और वह किसी के प्रेम में मोहित भी है। तो जैसे अभी उसके लिए प्रेम का अनुभव नया नया है, तो उसमें संकोच, लज्जा, हिचक, इन भावों की प्रधानता है। इसलिए कभी वह चेहरे को ढक लेती है और उत्सुकतावश बाहर की तरफ देखती भी है। लहरों के घूंघट से झुक झुक कर दशमी का वह चांद अपने तीखे चेहरे को कभी दिखलाता है, वैसे ही जैसे मुग्धा नायिका रुक रुक कर छिपती भी है और चलती भी है। अगले अंश में अब पहुंची चपला बीच धार। गंगा नदी गर्मी में चाहे कितनी भी पतली हो गई हो, लेकिन गंगा गंगा है। गंगा का पाट गर्मी में भी पर्याप्त चौड़ा होता है। तो पंत जी कहते हैं कि अब पहुंची चपला बीच धार। चपला मतलब वह नौका, वह नाव, चंचल स्वभाव वाली वह नाव बीच धारा में पहुंची है। छिप गया चांदनी का कगार, और वह चांदनी के रंग का किनारा अब दिखाई नहीं पड़ रहा है। चारों तरफ पानी दिखाई पड़ रहा है। आगे की तरफ देखते हुए पंत जी बताते हैं कि दूर तक देखने पर यूं दोनों तट लगते हैं कि जैसे आगे जाकर वे दोनों तट आपस में करीब आ गए हों। इस दृश्य को उन्होंने ऐसे वर्णित किया है कि दो बाहों से दूरस्थ तीर, दूर में दिखाई पड़ने वाले जो तट हैं वे फैली हुई दो बाहों की तरह दिखाई पड़ रहे हैं।
धारा का कृश कोमल शरीर, और उन दोनों बाहों के बीच में गंगा की धारा का दुबला पतला तनवंगी कोमल शरीर आलिंगन करने को अधीर। जैसे बहुत प्रेम से आलिंगन करने के लिए दोनों तटों ने अपनी बाहों को फैला दिया हो गंगा के उस कोमल शरीर को अपने आलिंगन में बांधने के लिए। बार बार यह बात कही जाती है कि छायावादी कवियों ने प्रकृति को वैसे ही देखा जैसे कविता में स्त्रियों को देखते थे। प्रकृति और स्त्री में इतना घुला मिला प्रयोग पहले की कविताओं में दिखाई नहीं पड़ता है। अति दूर क्षितिज पर विटप माल, लगती भ्रू रेखा सी अयाल, अपलक नभ नील नयन विशाल। बहुत दूर जहां तक पंत जी को दिखाई पड़ रहा है कि क्षितिज के आसपास जहां धरती और आकाश मिलते हुए से मालूम पड़ते हैं, वहां पर यूं लगता है कि जैसे पेड़ों की श्रृंखला भौहों की तिरछी रेखा की तरह हो। अराल माने तिरछा, भौहों की तिरछी रेखा की तरह हो। और दूर में नीला आकाश भी, विशाल आकाश भी नीली आंखों की तरह अपलक भाव से देखता हुआ मालूम पड़ता है। माँ के उर पर शिशु सा समीप सोया धारा में एक द्वीप भी दिखाई पड़ रहा है। वह वैसे ही दिखाई पड़ रहा है गंगा के बीच में जैसे माँ की छाती पर उसका बच्चा सर टिकाकर सोया होता है। वैसे ही वह द्वीप भी धारा में बच्चे की तरह सोया हुआ मालूम पड़ता है। उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, और जो लहराता हुआ प्रवाह जा रहा है उस द्वीप तक, वह टकरा कर उल्टा हो जा रहा है थोड़ी देर के लिए। प्रतीप मतलब उल्टा। वह कौन विहग क्या विकल कोक, उड़ता हरने निज विरह शोक, छाया की को विलोक। तभी पंत जी को रात में उड़ती हुई एक चिड़िया नजर आती है, एक पंछी नजर आता है। वह कौन है, वह कौन पक्षी है, कौन विहग है? जरूर व्याकुल कोक होगा जो रात में उड़ता है। वह कोक पक्षी अपने शोक को समाप्त करने के लिए उड़ रहा होगा। उसने अपनी ही छाया को पानी में देखा होगा और सोच रहा होगा कि वह कोकी है। कोक चकवा को कहते हैं, कोकी चकई। इनके बारे में कहते हैं कि ये शाम होते ही, अंधेरा होते ही एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं और व्याकुल होकर एक दूसरे को खोजते हैं। अगले हिस्से में पतवार घुमा अप्रत नुभार, नौका को में विपरीत धार। अब वापसी हो रही है। पतवार को घुमा दिया गया जिससे नाव को चलाते हैं, और अब वह नौका भारी मालूम पड़ने लगी क्योंकि नौका को विपरीत धारा में अब मोड़ा जा रहा है। अब तक तो हवा के सहारे और लहर की दिशा में, धारा की दिशा में चले जा रहे थे। अब धारा के विपरीत दिशा में लौटना है। तो डांडे चलने लगे, नाव चलाने वाला पतवार चलने लगा। डांडों के चल कर तल प्रसार, भर भर मुक्ता फल फिनस भार, बिखराती जल में तार हार। जब डांडे चल रहे थे यूं लगता था जैसे हथेली पसार पसार कर डांडे चल रहे हों। फैले हुए डांडे हथेली की तरह लग रहे थे और पानी बूंद बूंद करके ऐसे उछल रहा था जैसे हाथ में कोई ढेर सारा मुक्ता फल मोती लेकर के बिखरा रहा हो,
इस तरह से फेन बन रहे थे, बुलबुले बन रहे थे और सब फैल रहे थे। जैसे लग रहा था कि जल में हार के तार को तोड़ तोड़ कर मोतियों को बिखरा दिया गया हो। चांदी के सांपों सी रलमल नाचती रश्मियां जल में चल रेखाओं सी खिंच तरल सरल। रश्मियां पड़ रही थी, चांदनी पड़ रही थी चंचल जल में, और पानी में पड़ती हुई किरणें, डांडों से पानी को हटाया जाना, लहरों का टकराना, वह सब मिलजुल करके यूं लगता था जैसे चांदी के बने हुए सांप जगमगाते हुए से, झलमलाते हुए से चांदनी में दिखाई पड़ रहे हों। लहरों की लतिकाओं में खिल सौ सौ शशि सौ सौ उड़ झिलमिल, फैले फूले जल में फेनिल। लहरें कभी कभी लताओं की तरह दिखाई पड़ रही थीं। चांद तो एक था, लेकिन लहरों के बीच में उसकी सौ सौ परछाइयां बन रही थीं। सौ सौ उडगन दिखाई पड़ रहे थे, मतलब तारे दिखाई पड़ रहे थे झिलमिलाते हुए, फैले फूले जल में फेनिल, और यूं लगता था कि जैसे वे पानी में फल फूल रहे हैं, फैल फूल रहे हैं। अब उथला सरिता का प्रवाह। इसके बाद अब पानी का प्रवाह किनारे में गहरा है। उथला मतलब नदी का वह किनारा जहाँ बहुत पानी हो, किनारे ही पानी हो, तो सरिता का प्रवाह वहाँ उथला था। इसलिए लग्गी से, लंबे बांस से थाह ले ले करके नौका को वहाँ पहुँचाया गया और हम घाट की तरफ उत्साह के साथ बढ़ते गए। अंतिम हिस्से में पूरी कविता को एक दार्शनिकता दी गई है, जीवन से जोड़ा गया है। ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, उर्मे आलोकित शत विचार। जैसे जैसे नाव पार लगने लगी, हमारे हृदय में सैकड़ों विचार आलोकित होकर आने लगे। कौन से विचार? कि इस धाराशाही जग का क्रम, संसार का क्रम नदी की धारा की तरह ही है। शाश्वत इस जीवन का उद्गम, इस जीवन का होना, जन्म लेना शाश्वत है। मतलब जब तक यह दुनिया है, जीवन भी रहेगा। जीवन शाश्वत है संसार की तरह। उसे केवल नश्वर नहीं मानना चाहिए। नश्वर तो है, लेकिन यह जीवन अपने क्रम में चलता हुआ शाश्वत भी है। शाश्वत है गति शाश्वत संगम, गति भी शाश्वत है। जैसे नदी की गति रुकती नहीं है, वैसे ही जीवन की भी गति रुकती नहीं है। किसी के होने न होने से जीवन की गति रुकती नहीं है। इस अर्थ में शाश्वत है, शाश्वत संगम। और नदी का समुद्र में मिलना या किसी का किसी से मिलना और किसी में तिरोहित हो जाना, यह संगम भाव भी शाश्वत है। शाश्वत नभ का नीला विकास, उसी बात को आगे समझाते हैं वे कि नभ का नीला विकास भी शाश्वत है, आकाश भी शाश्वत है। शाश्वत शशिका यह रजत हास, चांद का चांदनी के रूप में हंसना भी शाश्वत है। शाश्वत लघु लहरों का विलास, और छोटी छोटी लहरें भी खुशियां मना सकती हैं, वे भी विलास कर सकती हैं। जरूरी नहीं है कि हम बहुत बड़े आदमी हो तभी खुशियां मनाएं, हम छोटे रहकर भी खुशियां मना सकते हैं। यह भी एक शाश्वत सत्य है। हे जग जीवन के कर्णधार, चिरजन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार। और अंत में वे कुछ कुछ ईश्वर की तरफ संकेत करते हैं कि हे जग और जीवन के कर्णधार, सबको पार लगाने वाले, चिरजन्म मरण के आर पार। जन्म मृत्यु तो छोटी चीज है, तुम इन सब के पार अपना अस्तित्व रखते हो। और यह जीवन शाश्वत है। और जीवन कैसा है? नौका विहार की तरह है, जहाँ रास्ते में अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं और परेशानियाँ भी मिलती हैं,
लहरें भी मिलती हैं, धारा भी मिलती है, उल्टी धारा भी मिलती है, वहाँ किनारे भी मिलते हैं, दोहरे लगने वाले ऊंचे किनारे भी मिलते हैं, वहाँ ताप भी होता है, वहाँ दुर्बलता भी होती है, वहाँ द्वीप भी बीच में मिलता है जो धारा को उल्टा कर सकता है। और यह सब देखते हुए पंत जी अंतिम बात कहते हैं कि मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान। यह सब देखते हुए मैं ऐसी दार्शनिकता में डूब गया कि मुझे अपने होने के अस्तित्व का बोध नहीं रहा। जीवन का यह शाश्वत प्रमाण करता मुझको अमृतत्व दान। और यह सब होते हुए मैंने महसूस किया कि जीवन के होने का यह सब शाश्वत प्रमाण है। मेरे भीतर यह नौका विहार अमरत्व का दान करता है, अर्थात मृत्यु के भय से मुझे मुक्त करता है। मेरे भीतर यह भाव जगाता है कि जीवन ही सत्य है। जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी भी चीज़ से न बहुत घबराने की ज़रूरत है, न बहुत सारे आग्रह रखने की ज़रूरत है। तो इस तरह से यह कविता है तो नौका विहार, लेकिन इसमें जीवन के क्रम को दिखाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।